जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नोमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या बकरियों को चराई पे पाला जा सकता है, क्या बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे पाला जा सकता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो अक्सर लोग यही पूछते हैं कि बकरियों को पालना, चराई पे पालना कैसा है, क्योंकि वो जानते हैं कि चराई पे आप इनपुट आपका कम है, आपकी कास्ट कम आएगी, आपका ख़र्चा कम लगेगा, जबकि आप स्टॉल फीडिंग पे जब आप पालेंगे तो आपकी कास्ट ज़्यादा आएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉल फीडिंग है क्या, क्योंकि अक्सर लोग ये जानते नहीं हैं कि स्टॉल फीडिंग है क्या। स्टॉल फीडिंग ये है कि बकरियों को एक जगह फार्म के अंदर रेस्ट्रिक्ट करके एक जगह ही रख के उन्हें वहीं पे चारा खिलाना, इसे कहते हैं स्टॉल फीडिंग। चराई का आप लोगों को पता है कि चराई लोग किस तरह करवाते हैं। अब जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं, इस तरह चराई के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसानात हैं, और स्टॉल फीडिंग के अपने फ़ायदे और अपने नुकसानात हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चराई के बारे में। अब चराई का फ़ायदा, जो मेन फ़ायदा है वो यही है कि आपकी कास्ट नहीं आएगी, इनपुट नहीं है आपका। अब आपने जानवर भेजने हैं। अब चराई का ये फ़ायदा है कि कुदरत ने बकरी को ये ताकत दी हुई है कि जब वो चाहेगी कि उसे प्रोटीन की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, स्टार्च की कमी है, फैट, जिस चीज़ की कमी वो महसूस करेगी वो उसी चीज़ को खाएगी, उसी जड़ी बूटी को, जिस चीज़ के अंदर वो ताकत मौजूद होगी वो उसे खा के अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस कर लेगी, अपनी ज़रूरत जो है उसको पूरा कर लेगी। ये कुदरत ने बकरी को ताकत दी हुई है। अब उसका फ़ायदा यही है कि आपको बैलेंस डाइट, बैलेंस फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जानवर को भेजें बाहर चराने के लिए और वो अपनी खुराक की ज़रूरत जो है वो अपनी खुद पूरी कर लेगी। लेकिन ये इस सूरत में है कि बाहर वैसी फसलें अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो डिसएडवांटेज चराई का है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियां बची हुई हैं, जो ऊपर से हमने चारा काटा हुआ है और नीचे जड़ें बची हुई हैं, हल्की हल्की उनकी बूंद जो है वो बची हुई है। तो हम तो चराई का नाम जो है वो पाकिस्तान में हमने इसको दिया हुआ है कि हमने वो जो बचा खुचा कचरा माल है उसको चरा के हम ले आए हैं, तो हमने इसको चराई का नाम दे दिया। इस सूरत में जो जानवर की बैलेंस डाइट है, जो उसकी प्रॉपर ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी। इस तरह चराई से हमें कोई अच्छा जो मुनासिब फ़ायदा है वो होने वाला नहीं है। दूसरे नंबर, एक तो ये हो गया कि उसकी न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो रहेगी, पूरी जो उसकी बैलेंस डाइट है वो नहीं होगी। अब दूसरे नंबर पे जब हम चराई पे जानवर जाएंगे तो वो सिर्फ आपके जानवर नहीं गए हुए, वहाँ पे पहले भी जानवर चर चुके हैं, उसके बाद आपके जानवरों के बाद भी आने हैं। तो वहाँ पे जो जानवर है उसकी ड्रॉपिंग्स, यानी कि अगर उसकी मेंगने वगैरह, उसके नाक की रतूबत, उसका मुंह का पानी, सलाइवा वगैरह, अगर उसको पैरासाइट्स का इशू है, उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, तो वो जो डायरिया के थ्रू, मेंगनों के थ्रू वो उसके एग्स जो हैं वो जानवर जहाँ पे चर रहे हैं वहाँ पे फेंकेंगे। तो जब दूसरे जानवर वहाँ पे उसके बाद चरने के लिए आएंगे तो वो उसे खाएंगे, तो पैरासिटिक जो इशू हैं वो उनको भी आएंगे। अगर कोई वायरल डिजीज़ चल रही है तो जब आपके जानवर चरने के लिए जाएंगे तो दूसरे जानवर से उनका कॉन्टैक्ट होगा, तो वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ भी इस तरह आपके जानवरों में भी आ सकती हैं। तो इस तरह दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है चराई का वो ये है कि आपको डिजीज़ के आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं करवा सकते। आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बकरा जो है आप उससे ब्रीडिंग करवाएं, तो हो सकता है कि कोई और बकरा क्रॉस कर जाए चराई के दौरान। आप सीजनल ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस वक्त नहीं इस वक्त पैदा हों, ठीक है, आप क्रॉस नहीं करवाना चाह रहे, हो सकता है कि वो उस वक्त चराई के दौरान क्रॉस कर दे। तो ये वाले जो ब्रीडिंग के डिसएडवांटेज हैं ये भी चराई के अंदर पैदा हो सकते हैं। उसके बाद जब जानवर की बैलेंस डाइट नहीं होगी, ठीक है, अब जानवर की खुद अपनी ताकत इतनी नहीं है, तो जानवर जो बच्चे देगा वो कमज़ोर होंगे, और बच्चे जो होंगे वो स्टॉल फीडिंग की बनिस्बत, जहां बैलेंस डाइट देंगे उसकी बनिस्बत बच्चे कम पैदा होंगे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो टेडी ब्रीड है वो 4 बच्चे देती है, लेकिन दूसरी ब्रीड्स भी बच्चे 3 या 4 दे सकती हैं अगर उनको डाइट बैलेंस दी जाए, मुनासिब डाइट, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी जाए, तो वो भी 3 से 4 बच्चे दे सकती हैं। तो इस तरह चराई में जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो अगर चराई में उनकी डाइट उनको मुनासिब नहीं मिलती
वो बच्चे कम देगी, जो बच्चे देंगी वो कमज़ोर बच्चे होंगे, और बकरी का दूध कम होगा। दूध कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चों को खुराक कम मिलेगी और बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे और बच्चों में अमवात होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये वाले जो 4-5 मैंने आपको डिसएडवांटेज जो नुकसानात बताए हैं चराई के, ये पॉसिबल हैं कि ये हों। अब बात कर लेते हैं स्टॉल फीडिंग की। स्टॉल फीडिंग ये है कि जानवर को एक जगह पे बांध के खुरली के ऊपर आपने अपने फार्म के अंदर वहीं पे आपने खिलाना है। तो इस सूरत में आप जानवर को क्या खिला सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जो टारगेट्स हैं वो सिलेक्टिव होने चाहिए। आपके टारगेट्स अचीव भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको बैलेंस डाइट का फार्मूला पता होना चाहिए। अब इस सूरत में आप, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि जब चराई आप करवाएंगे तो उस सूरत में जो जानवर बीमार रह जाएंगे उनके लिए आपको अलग बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। उनको आपको फार्म पे रख के वहीं पे खुराक देनी पड़ेगी। जो प्रेग्नेंट जानवर होंगे, आखिरी स्टेज में होंगे, उनको आपने दोबारा उनको भी फार्म पे रखना पड़ेगा। जो बच्चे होंगे उनको भी आपको फार्म पे रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सेहतमंद जानवर होंगे सिर्फ वही चराई करने के लिए जाएंगे, तो उनके लिए आपको अलग से बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये भी चराई का एक डिसएडवांटेज है। तो मैं बात कर रहा था स्टॉल फीडिंग की। तो स्टॉल फीडिंग में आपको हर जानवर की वजन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से आपको बैलेंस डाइट का पता होना जरूरी है, तभी आप गोट फार्मिंग में कामयाब होंगे। अब जब जानवर प्रेग्नेंट है तब उसकी डाइट चेंज होगी, तो तब आपको उसकी बैलेंस डाइट के बारे में पता होना चाहिए। अभी बच्चा है तब आपको उसकी फीडिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप बकरों को मोटा करने चाह रहे हैं तब आपको बैलेंस डाइट का पता होना चाहिए। तो इस तरह हर स्टेज पे, हर एज पे और आपके टारगेट के मुताबिक आपको जानवर की फीडिंग, मुतनासिब जो फीडिंग है उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप गोट फार्मिंग में कामयाब होंगे। अब जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताए चराई के, जैसे कि डिजीज़ का आना, तो वो डिजीज़ हैं वो कम आएंगी स्टॉल फीडिंग में। उसके बाद मैंने आपको बताया कंट्रोल ब्रीडिंग का, तो वो आप चराई में नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ब्रीडिंग आप स्टॉल फीडिंग पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके अगर आपको जो है मुनासिब खुराक का, मुतवाज़न खुराक का पता है, तो अगर आप उसके जानवर की खुराक पूरी कर देते हैं तो इस सूरत में आप बच्चे भी सेहतमंद लेंगे, बच्चे चराई की निस्बत ज़्यादा लेंगे और बकरी का जो है वो दूध भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह जो बच्चों की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी और बच्चे खाना पीना सही तरीके से खा के अपनी नशोनुमा बढ़ा के आपको बेनिफिट देंगे। तो ये हो गए डिफरेंस। तो अब आपने किसी दूसरे बंदे को देखते हुए ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी कि आप चराई पे जानवर रखेंगे या आप बैलेंस डाइट पे स्टॉल फीडिंग पे रखेंगे। ये आपने अपने इलाके की सहूलियात को देखते हुए ये फैसला करना है कि आपको फ़ायदा किस तरह ज़्यादा होगा। अगर आपके एरिया में चराई के लिए खुले एरिया ज़्यादा हैं तो आप चराई पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चराई के लिए नहीं है जगह तो आप स्टॉल फीडिंग पे भी कर सकते हैं। अब स्टॉल फीडिंग में आप खुराक कौन सी दे सकते हैं, उसमें आप लूसन दे सकते हैं, जंतर दे सकते हैं, मोरिंगा दे सकते हैं, वंडा दे सकते हैं। लेकिन जो भी आपने खुराक देनी है अल्टीमेटली आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि क्या जब आप जानवर सेल करेंगे आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक जानवर पे 30-40 हज़ार का खर्चा करके जब मंडी में लेके जाते हैं तो उसकी फिर कीमत भी 30-40 हज़ार लगती है। तो एक जानवर जिस पे टोटल कास्ट लगी हुई है और वही आपको आप वापस ले लें तो आपको तो आपने वक्त ज़ाया कर दिया। तो आपने हमेशा जानवरों को इस तरह पालना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम चराई और स्टॉल फीडिंग दोनों पे कर सकते हैं, तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे बेहतरीन मेरे लिहाज से ऑप्शन यही है कि आप जानवर को बाहर से चरा के आएँ और आप देखें कि जानवर क्या चर रहे हैं और जानवर किस स्टेज पे हैं। क्या जानवर अभी बच्चा है, 3-4 महीने का है, जानवर अभी प्रेग्नेंट है, मेल को आप मोटा करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि जानवर की स्टेज कौन सी है और बाहर से जानवर खा के क्या आ रहा है। ठीक हो गया। अब जो जानवर खाने पीने जाएगा उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, जाने में भी आने में भी। ठीक है, तो जानवर ने खाया तो है लेकिन उसकी एनर्जी भी लगी है, जो एनर्जी उसकी ज़ाया होगी ये चलने फिरने में, दौड़ने में, खाने पीने में। जबकि स्टॉल फीडिंग में आप जानवर को एक जगह बांध के आप खाना खिला रहे हैं। उसके बाद सीजनल इश्यूज भी आते हैं कि बाज़ दफ़ा सीज़न के हिसाब से घास अवेलेबल है, सीज़न के हिसाब से घास अवेलेबल नहीं है, घास की कमी है सर्दियों में। तो आपने ये देखना है कि आपका जानवर किस स्टेज पे है और बाहर से वो जानवर कितनी और कौन सी खुराक खा के आया है। बाकी जो खुराक की कमी रह गई है वो आप खुरली पे पूरी कर लें।
तो इस तरह आप चराई और स्टॉल फीडिंग दोनों को इकट्ठे चला के आप जानवर की जो ज़रूरत है उसको अगर पूरा कर लेंगे तो इस तरह आपके बीमारियों से भी बच जाएंगे, आप जानवर के जो आपके बच्चे होंगे वो भी सेहतमंद आएंगे और ज़्यादा आएंगे, और इस तरह आप गोट फार्मिंग से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, स्टॉल फीडिंग और चराई में क्या फ़र्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई चीज़ रह गई है या कोई चीज़ आप एडिशन करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।